सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे मल्टी वे कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इफ एल्स। ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स का सबसे लास्ट पॉइंट है। लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ एल्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे अगर मल्टीपल कंडीशन हमें ऑप्ट करना हो। जैसे आप यहाँ पे सिंटैक्स देख रहे हैं, इफ कंडीशन नंबर 1, अगर ये कंडीशन नंबर 1 ट्रू होता है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद किसी भी दूसरे स्टेटमेंट्स की तरफ नहीं जाएगा। अदरवाइज कंडीशन नंबर 1 फॉल्स होता है तो अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स वो जाएगा एल्स इफ के पास। यहाँ पे देखिए हमने कंडीशन नंबर 2 लगा रखा है और अगर ये टास्क एग्जीक्यूट होता है तो सिर्फ इसी के ब्लॉक में जो स्टेटमेंट्स होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज कंडीशन नंबर 3 और अगर सारे के सारे कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे तो वो डायरेक्टली एल्स पार्ट में जाएगा और वहां के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो हम देख सकते हैं इस फ्लो चार्ट के हेल्प से कंडीशन नंबर 1 पहला डायमंड बॉक्स, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ट्रू वाली डायरेक्शन में जाएगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और वो सीधे इस कंडीशन के सीरीज से बाहर हो जाएगा। कंडीशन नंबर 1 अगर फॉल्स होता है तो आप देख सकते हैं वो दूसरे डायमंड सिंबल के पास जा रहा है और वहां पे कंडीशन नंबर 2 जो भी पैरामीटर में होगा उसे वो चेक करेगा। कंडीशन ट्रू होगा तो वो स्टेटमेंट की तरफ नीचे की तरफ आएगा, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स होगा तो वो देखिए एरो फॉल्स की तरफ जा रहा है और यहां से हमारा स्टार्ट होता है तीसरा कंडीशन। इसी तरह से सीरीज में वो आगे चलता जाएगा और जब सारे कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएंगे तो वो लास्ट में एल्स पार्ट जो होगा उस टास्क को परफॉर्म करेगा। तो अगर कंडीशन ट्रू होता है तो वो वहां पे स्टॉप हो जाएगा, आगे की तरफ कंटिन्यू नहीं करेगा और सीधा वो कंडीशन की सीरीज से बाहर हो जाएगा। तो ये है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग सी प्रोग्राम में इन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं और इन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए अब हमने सी प्रोग्राम के एडिटर को ओपन कर लिया है और यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग स्टडी करेंगे मल्टीपल कंडीशन के लिए, जिसमें सिंटैक्स होगा इफ एल्सिफ 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 एल्स। तो इस सिंटैक्स के बेसिस पे हम मोर देन वन कंडीशन को अडॉप्ट कर पाएंगे। तो चलिए लिखते हैं प्रोग्राम। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, एग्जाम्पल फॉर इफ एल्सिफ एल्स। उसके बाद हम लोग यूज करने जा रहे हैं हेडर फाइल। तो यहाँ पे दो हेडर फाइल #include stdio.h एंड #include conio.h। अब हम void main से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं void main फंक्शन कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल को डिजाइन करेंगे दैट इज इंटीजर n। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन हमने यूज किया है clrscr बैकग्राउंड स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अब एक प्रिंटफ स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं यूजर के पास एक मैसेज भेजने के लिए और वो मैसेज होगा इंटर द नंबर इन बिटवीन 1 to 7। इस बार हम 7 कंडीशन को डिजाइन करने जा रहे हैं। तो यूजर अगर 1 से 7 तक के बीच में कोई भी नंबर अगर इनपुट करते हैं तो कोई ना कोई एक कंडीशन मैच करके एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे इफ n इक्वल 1, अगर n का वैल्यू 1 के बराबर होगा तो यहाँ पे ये प्रिंटफ मैसेज एग्जीक्यूट करेगा और इस प्रिंटफ मैसेज में हमने लिखा है मंडे। अब यहाँ पे इफ पार्ट क्लोज। अब नेक्स्ट कंडीशन एल्स इफ। अब हमने ऐड किया है n का वैल्यू 2 के बराबर। अगर n का वैल्यू 2 आता है तो कंपैरिजन ओके हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो वैसे केस में प्रिंटफ ट्यूसडे को प्रिंट करेगा। यहाँ पे इसकी क्लोजिंग। उसके बाद नेक्स्ट एल्स इफ।
n का वैल्यू अगर 3 के बराबर होता है तो फिर से एक प्रिंटफ यहां पे लगा रहे हैं, प्रिंटफ स्लैश n वेडनेसडे, ये तीसरा कंडीशन। तो इसी तरह से हम लोग अलग अलग कंडीशन को सेट करेंगे। हर बार एक एल्स इफ कंडीशन होगा और एक नया कंडीशन, हर बार एक एल्स इफ स्टेटमेंट के साथ एक नया कंडीशन, और यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं जो रिलेशनल ऑपरेटर में होता है। इस रिलेशनल ऑपरेटर का मेन रोल क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करना। जैसे n का जो भी वैल्यू हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे, अगर वो कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद में जो वैल्यू है वो उससे मैच करता है तो कंडीशन ट्रू। जैसे यहाँ पे एल्स इफ n इक्वल इक्वल 4, n का वैल्यू अगर रन टाइम पे हमने 4 टाइप किया होगा तो वो n का वैल्यू उस 4 से मैच कर जाएगा और कंडीशन ट्रू हो जाएगा। वैसे केस में प्रिंटफ थर्सडे ये डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है अगेन एल्स इफ, अगर n का वैल्यू 5 के बराबर होता है तो फ्राइडे। अगेन एल्स इफ n का वैल्यू 6 के बराबर होता है तो प्रिंटफ सैटरडे। इसके बाद अगेन एल्स इफ n का वैल्यू 7 के बराबर होगा तो प्रिंटफ करेंगे संडे। तो यहां तक तो कंडीशन हो गया एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, लेकिन लास्ट में हम एल्स पार्ट को जरूर मेंशन करेंगे और एल्स पार्ट में होगा इनवैलिड ऑप्शन या इनवैलिड चॉइस। उसका रीजन यह है कि अगर सारे के सारे कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे तो डायरेक्टली कंट्रोल एल्स पार्ट में आएगा, और जब एल्स पार्ट में आएगा तो हमें ये मैसेज दिख जाएगा इट इज इनवैलिड ऑप्शन। तो ये है इफ एल्स एल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होंगे, मल्टीपल कंडीशन होंगे, तो हम इनके हेल्प से हर एक एक एल्स इफ में एक कंडीशन को एडजस्ट करेंगे और एट द लास्ट एल्स पार्ट में इनवैलिड का ऑप्शन मेंशन करेंगे। तो चलिए हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, इसे सेव और कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद इसे एग्जीक्यूट करते हैं और वैल्यू इनपुट करके चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहला वैल्यू यहाँ पे मैसेज दे रहा है इंटर द नंबर इन बिटवीन 1 to 7। हमने मेंशन किया 8, इनवैलिड। नंबर 1 दैट इज मंडे, नंबर 2 ट्यूसडे। तो इस तरह से जितनी बार हम प्रोग्राम को रन कराएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो चॉइस पूछता जाएगा और उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट डिस्प्ले करता जाएगा। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इफ एल्स का कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब आगे मल्टीवे कंडीशनल में चलते हैं, स्विच केस में। स्विच केस अगर देखा जाए तो मल्टीवे कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स से कंपेयर कर सकते हैं। इफ एल्स में कंडीशन होता है और यहाँ पे स्विच केस में स्विच और स्विच से पास होने वाले वैल्यू केस के वैल्यू के साथ मैच करते हैं। तो अगर इफ एल्स का यूज कर रहे हैं तो हमें कंडीशन सेट करना होता है और कंपैरिजन ऑपरेटर से कंपेयर करना होता है। स्विच केस में ऐसा नहीं। स्विच केस में स्विच से पास करने वाले वेरिएबल के वैल्यू से हम केस के वैल्यू को मैच करते हैं, और जितने भी हम केस को डिजाइन करेंगे, इन नंबर ऑफ केस को, जो भी वैल्यू हम पास करेंगे स्विच के आर्गुमेंट से, पैरामीटर से, अगर वो वैल्यू केस के वैल्यू के साथ मैच करेगा तो बस वही पर्टिकुलर केस एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे समझते हैं, जैसे केस वैल्यू 1, उसके बाद कोलोन, और कोलोन के बाद होता है नेक्स्ट लाइन में स्टेटमेंट। ये वही स्टेटमेंट होगा जिस तरह से हमने इफ के साथ स्टेटमेंट यूज किया था, एल्स इफ के साथ स्टेटमेंट यूज किया था, और एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट देन लास्ट में होता है ब्रेक। तो केस और ब्रेक का कंप्लीट कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे कोई करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ब्रेक का। अब आगे चलते हैं, देखते हैं केस 2। जैसे केस उसके बाद एक स्पेस
और जो भी वैल्यू हम सेट करेंगे, सपोज हमने रखा 2, उसके बाद कोलोन और उसके नीचे है स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद ब्रेक। ये बिल्कुल वैसा ही है, हर केस का हर एक एक केस के बाद ब्रेक। केस का टास्क एग्जीक्यूट होने के बाद वो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद ये स्विच के से बाहर हो जाएगा। तो चलिए इन्हें एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहां देखिए फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में आप देखें कोई इनपुट वैल्यू केस के पास आ रहा है, मतलब पहला डिसीजन बॉक्स में आ रहा है। अगर वो केस का वैल्यू और इनपुट का वैल्यू मैच करता है, कंडीशन ट्रू, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक होकर के प्रोग्राम से बाहर। अगर वो कंडीशन मिसमैच हो गया, दैट इज फॉल्स, तो वो दूसरे केस की तरफ जाएगा। अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ब्रेक, इट मींस स्विच केस के मल्टीपल कंडीशन से बाहर। इसी तरह से सबसे लास्ट में देखें डिफॉल्ट, इट मींस अगर कोई भी केस मैच नहीं होगा, कोई भी केस का वैल्यू स्विच के वैल्यू से मैच नहीं होगा, तो सारा का सारा केस हमारा फॉल्स हो गया। ऐसे सिचुएशन में पॉइंट आता है डिफॉल्ट के पास। तो डिफॉल्ट में जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट करेगा तभी जब सारे केसेस फॉल्स होंगे तब, और उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक के बाद वो प्रोग्राम से बाहर। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। इस कंपैरिजन में आप यहाँ पे देखें, जैसे कंडीशन, अगर कंडीशन 1 ट्रू होता है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन 1 फॉल्स होता है तो एल्स पार्ट में जाएगा, दैट इज एल्स इफ, यहाँ पे कंडीशन 2 को चेक करेगा। कंडीशन 2 अगर ट्रू होता है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये फिर से जाएगा अगले एल्स इफ पार्ट के पास, कंडीशन 3 के पास। यहाँ पे फिर से कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये कंडीशन मैच कर गया तो ठीक है, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट एल्स इफ कंडीशन के पास जाएगा। और मान लें कि इफ से लेकर के पूरा एल्स इफ सारे कंडीशन फॉल्स, कंडीशन 1 भी फॉल्स, कंडीशन 2 भी फॉल्स, कंडीशन 3 भी फॉल्स, इन कंडीशन भी फॉल्स, तो वो डायरेक्टली कहां चला जाएगा, एल्स पार्ट की तरफ। अब उसी से कंपेयर करते हुए स्विच के पास आते हैं। अगर कोई वैल्यू यहां से इनपुट हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पे कंडीशन इनपुट हो रहा था, उसी तरह से अगर कोई वैल्यू यहाँ पे इनपुट हो रहा है तो वो वैल्यू सीधा अंदर आएगा और केस के वैल्यू के साथ मैच करेगा। अगर पहले केस का वैल्यू और यहाँ पे इनपुट होने वाले वैल्यू दोनों इक्वल होंगे तो ये केस एग्जीक्यूट होगा, और इस केस के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा जाएगा वो एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद लास्ट में ब्रेक। ब्रेक होने के बाद ये सीधा स्विच से बाहर हो जाएगा, इट मीन्स वो दूसरे केस के तरफ नहीं जाएगा। अगर दिए हुए वैल्यू से केस के वैल्यू मिसमैच होते हैं तो वो दूसरे केस में जाएगा, अगर ये भी वैल्यू मिसमैच होते हैं तीसरे केस के पास जाएगा, चौथे केस के पास जाएगा, इन नंबर ऑफ केस तक वो टेस्टिंग करेगा। सारे के सारे केस के वैल्यू अगर मिसमैच हो जाएंगे तो वो लास्ट में बिना कंडीशन चेक किए वो डिफॉल्ट के पास जाएगा। तो देखिए ये जो डिफॉल्ट है स्विच केस का, सेम एज द कॉन्सेप्ट इन कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स में। तो एल्स पार्ट में भी अगर सारे के सारे कंडीशन फॉल्स होते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो एल्स पार्ट में जाएगा। उसी तरह से स्विच के सारे केस अगर मिसमैच होते हैं, स्विच के वैल्यू से केस का वैल्यू मिसमैच होता है तो वो सीधा डिफॉल्ट में जाएगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और ब्रेक करके स्विच से बाहर आ जाएगा। तो ये था इनके बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अब चलते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एडिटर पे और इससे इनके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एडिटर को ओपन कर लिया है और सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन को भी ऐड कर दिया है। एग्जाम्पल नंबर 1, स्विच केस बेस्ड। अब हमारा दूसरा स्टेप होता है कि हम हेडर फाइल को मेंशन करें। तो यहाँ पे मैंने दो हेडर फाइल को मेंशन किया है, stdio.h एंड conio.h। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है void main का, क्योंकि यहाँ से ही टास्क का एग्जीक्यूशन बिगिन होता है। तो हमने एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिजाइन कर दिया है। उसके बाद
CLR SCR, अगर जरूरत हो तो जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट है printf स्टेटमेंट, एंटर द वैल्यू इन बिटवीन 1 to 7। और इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे हम scanf को यूज करेंगे। % एंड एड्रेस ऑफ n, इट मीन्स कीबोर्ड से जिस भी वैल्यू को टाइप किया जाएगा वो वैल्यू इस n नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और इस बार यूजर से रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं, 1 से लेके 7 के बीच में कोई भी वैल्यू इनपुट करें। दिस इज द सेम एग्जांपल ऑफ इफ एल्स। तो अब यहां देखिए, सबसे पहले लिखेंगे स्विच, और स्विच के पैरामीटर से पास करेंगे वेरिएबल n, क्योंकि n में जो भी वैल्यू टाइप की जाएगी ये पैरामीटर से उसी वैल्यू को पास करेंगे। ये वैल्यू डायरेक्टली कंपेयर करेगा, चेक करेगा केस के वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा केस 1 है ना, केस के बाद एक स्पेस है, उसके बाद नंबर है 1, उसके बाद एक स्पेस और उसके बाद है कोलोन। ये एक सिंटैक्स है, इसे हमें फॉलो करना पड़ेगा, कोलोन लिखना पड़ेगा, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में है हमारा स्टेटमेंट दैट इज printf मंडे, और इस स्टेटमेंट के नेक्स्ट लाइन में है ब्रेक और उसके बाद है सेमी कोलोन। इसी तरह से वो सारे के सारे केस डिजाइन किए जाएंगे, दैट इज केस नंबर 1 फॉर मंडे, केस नंबर 2 फॉर ट्यूसडे, केस नंबर 3 फॉर वेडनेसडे, केस नंबर 4 for Thursday, case number 5 for Friday, case number 6 for Saturday, and case number 7 is Sunday। तो ये केस 1 से लेकर के 7 तक इस तरह से हमने सीक्वेंस में अरेंज कर लिया। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि हम 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5 सीक्वेंस में लिखें, ये 1 के बाद 3 लिखें, 3 के बाद 2 लिखें, कोई भी ऑड सीक्वेंस में लिखें, डजंट मैटर। हमेशा कंपाइलर क्या करेगा, स्विच से जो भी वैल्यू पास होगा उसे वो उस वैल्यू को हर केस के वैल्यू के साथ मैच करेगा, और जिस भी केस के वैल्यू के साथ स्विच के पास किए गए वैल्यू मैच करेंगे एग्जैक्टली वही केस एग्जीक्यूट होगा। केस और ब्रेक के बीच में आप जितना भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो सारे के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, और जहां पे ब्रेक मिलेगा तो ब्रेक के बाद क्या होगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा इसे स्विच से बाहर, स्विच के करली ब्रैकेट ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट से बाहर। और अगर मान ले जो भी वैल्यू हमने पास किया है स्विच से वो किसी भी केस के वैल्यू के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन दैट इज डिफॉल्ट। और यहाँ पे जो भी मैसेज लिखेंगे वो मैसेज एग्जीक्यूट करेगा। तो अब इसके बाद यहाँ पे स्विच को क्लोज कर दिया, गेट ch एंड void main को भी क्लोज कर दिया। प्रोग्राम को सेव कर लें, सेव करने के बाद इसे कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें। और एग्जीक्यूशन के टाइम में देखिए ये यहाँ पे जो मैंने printf में मैसेज लिखा था वो मैसेज यहाँ पे शो कर रहा है। सबसे पहला मैंने वैल्यू लिखा और वो हो गया इनवैलिड, क्योंकि वो उस रेंज से बाहर। क्या ऑप्शन नंबर 1 मंडे, टास्क एग्जीक्यूट, इट मींस n का वैल्यू 1 और केस का भी वैल्यू 1 वो मैच हो गया, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट और ब्रेक करके बाहर। तो इस तरह से हम स्विच और केस के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और स्विच और केस के बेसिस पे एक और एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। इस एग्जाम्पल में हम लोग कुछ मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेंगे। मेन्यू बेस्ड इट मींस यूजर के लिए सबसे पहले कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और लास्ट में इंटर योर चॉइस। अब ऑप्शन नंबर 1 अगर हम प्रेस करते हैं तो स्विच के केस के ऑप्शन नंबर 1 मतलब केस के वैल्यू 1 में जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट करेगा और कंप्लीट होने के बाद ब्रेक करके वो बाहर आ जाएगा। तो इसी तरह से ये पूरा का पूरा मेन्यू बेस्ड एग्जाम्पल को कंप्लीट किया जा सकेगा।
तो चलिए यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडर फाइल्स stdio.h एंड conio.h, उसके बाद void main, और void main के ब्रैकेट स्टार्ट होते ही एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया। इस वेरिएबल का यूज हम यूजर से चॉइस पूछने में करते हैं। printf, अब देखिए यहाँ पे मेन्यू को डेकोरेट कर रहे हैं। सबसे पहले लाइन में हमने लिखा मेन्यू, ये मॉनिटर पे दिखेगा। उसके बाद दूसरे लाइन में printf में मैंने लिखा 1 फॉर एडिशन, उसके बाद अगेन /n 2 फॉर सब्ट्रैक्शन। देखिए ये मेन्यू तैयार हो रहा है। 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से हम मेन्यू को डिजाइन कर रहे हैं ताकि जब ये प्रोग्राम रन करे तो हर एक एक लाइन में एक एक मेन्यू हमें दिखे। अब ये देखिए 3 मेन्यू हमने यहाँ पे डिजाइन कर लिया है। अब यूजर को एक मैसेज देंगे, इंटर योर चॉइस 1, 2 और 3। इट मीन्स यूजर इन्हीं 3 चॉइसेस में से किसी एक चॉइस को वो ऑप्ट करेगा। उसके बाद scanf %t एंड एड्रेस ऑफ n। अब यहां से स्टार्ट होता है स्विच केस। तो स्विच के पैरामीटर से हमने n को पास कर दिया और n उस वैल्यू को लेकर के स्विच के अंदर आएगा जो यूजर का चॉइस होगा। अगर केस नंबर 1 चॉइस होगा तो केस नंबर 1 एग्जीक्यूट करेगा। तो यहां पे मैंने लिखा केस 1, उसके बाद कोलोन, और उसके अंदर में लिखा इंटर 2 नंबर फॉर एडिशन। scanf, हमें किसी 2 नंबर को स्टोर करना, तो 2 नंबर को स्टोर करने के लिए हमें 2% चाहिए और 2 मेमोरी का लोकेशन। तो चलिए यहाँ पे 2 वेरिएबल और क्रिएट करते हैं, n1 और n2, दोनों इंटीजर टाइप। तो देखिए पहला %d एड्रेस ऑफ n1 के लिए और दूसरा %d एड्रेस ऑफ n2 के लिए। तो 2 लोकेशन पे डेटा स्टोर हो गया। अब इसे सम करना है, तो मैसेज लिखेंगे सम ऑफ %d एंड %d इक्वल %d। ये 3%d, पहला %d n1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा %d n2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और देखिए तीसरा %d n1 और n2 दोनों को सम करके रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद ब्रेक, हमारा पहला केस कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं केस नंबर 2 को डिजाइन करने के लिए। तो लिखेंगे केस स्पेस नंबर 2 कोलोन। अब उसके बाद यहाँ पे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे यूजर से, इंटर 2 नंबर फॉर सब्ट्रैक्शन, और उसके बाद फिर स्कैनफ में भी सेम वही लाइन लिखेंगे, scanf %d एड्रेस ऑफ n1 एंड एड्रेस ऑफ n2, दोनों लोकेशन पे नए डेटा को स्टोर करेंगे। पुराना वाला डेटा ओवरराइट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और यहाँ भी सब्ट्रैक्शन के लिए सेम वही लाइन लिखेंगे, printf सब्ट्रैक्शन ऑफ %d एंड %d इक्वल %d, और पहला %d n1 के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा %d n2 के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और जो तीसरा इक्वल सिंबल के बाद %d है वो n1 में n2 को सब्ट्रैक्ट करके जो भी वैल्यू होगा उसे रिप्रेजेंट करेगा। और उसके बाद लास्ट में ब्रेक। तो देखिए ये हमारा 2 केस तैयार हो गया मेन्यू के अकॉर्डिंग, पॉइंट नंबर 1 एडिशन और पॉइंट नंबर 2 और या ऑप्शन नंबर 2 सब्ट्रैक्शन। अब चलते हैं केस नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो फिर से हमें वही काम करना होगा, इंटर 2 नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन। मतलब यूजर के पास एक मैसेज आ चुका है जहां पे यूजर को 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए इनपुट करना होगा, एनी 2 नंबर। तो उसे स्टोर कर लें, %d 2%d, दो डेटा को स्टोर करना, पहला डेटा n1 में, दूसरा डेटा n2 में। अब ये दोनों वेरिएबल में डेटा स्टोर हो चुका है। तो फाइनली printf /n मल्टीप्लिकेशन ऑफ %d एंड %d इक्वल %d, 3 वैल्यू। तो जब प्रोग्राम रन करेगा तो हमें आंसर क्या मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जो n1 में वैल्यू होगा वो दिखेगा एंड जो n2 में वैल्यू होगा वो दिखेगा,
और इक्वल के बाद n1 और n2 दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट बनेगा वो दिखेगा, और लास्ट में ब्रेक। और फाइनली हमें एक और टर्म लिखना है, दैट इज डिफॉल्ट। सपोज यूजर ने चॉइस में 4 टाइप कर दिया, तो वैसे केस में यूजर को इंफॉर्मेशन मिलेगा इट इज इनवैलिड। यहाँ जैसा कि यहाँ पे हमने प्रिंटफ में मैसेज भी लगा रखा है इनवैलिड ऑप्शन, और इसके बाद ब्रेक, और ब्रेक के बाद यहाँ पे स्विच को क्लोज कर रहे हैं क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ, उसके बाद गेट ch एंड क्लोजिंग ऑफ मेन। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा प्रोग्राम डिजाइन हो गया। तो फिर से एक बार नजर डालें, पहले मेन्यू, मेन्यू नंबर 1 एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिफॉल्ट, उसके बाद सारे स्विच केस, उसके बाद लास्ट में डिफॉल्ट का मैसेज, गेट ch एंड क्लोजिंग। दिस इज द समरी ऑफ द प्रोग्राम। तो चलिए इसे सेव, कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ देखिए एग्जीक्यूशन के बाद कुछ इस तरह का सीन दिखेगा। 1 फॉर एडिशन, इंटर 2 नंबर फॉर एडिशन, देखिए सम ऑफ 22 एंड 33 इक्वल टू 55। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम को मेन्यू बेस्ड बना सकते हैं। तो ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ स्विच केस। एट द लास्ट हम एक डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे इंटर करेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5 के इनपुट होते ही स्विच से केस के सारे वैल्यू को वो चेक करेगा, बट केस में केस नंबर 5 कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो वैसे केस में वो रिटर्न हो जाएगा डिफॉल्ट के पास। तो हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि अगर केस में कोई भी वैल्यू मैच नहीं करेगा तो वो सीधा डिफॉल्ट के पास चला जाएगा और मैसेज देगा इनवैलिड ऑप्शन। तो चलिए यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट था स्विच और केस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आई थिंक आप मल्टीवे कंडीशनल स्टेटमेंट को समझ पाए होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।